बढ़िया नहीं चल रही। चलिए, तो वीडियो आ गया, चैट नहीं आ रही अभी। चैट कहाँ से लेके आए? अगर ऑडियो वीडियो आ रहा है, 1 मिनट वेट करना है, मेरे यहाँ पे वीडियो नहीं चल रहा है। हम्म, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे यहाँ पे चैट नहीं आ रही, तो पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो क्लियर है या नहीं है। एक बार कोशिश करता हूँ मैं दूसरे डिवाइस पे चलाने की। चैट आ रही है, हाँ ऑल क्लियर है, दूसरे डिवाइस पे आ रहा है। हाँ, अब एक बार कमेंट कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो आ रहा है सबके लिए? हाँ क्लियर है। तो अभिषेक तिवारी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ये बोल रहे हैं। हाँ क्लियर है। चलिए, वो मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा था, वो मैंने चेंज किया अभी सिस्टम को। इट वॉज नॉट क्लियर इन माई सिस्टम। ऑडियो वीडियो क्लियर है। सर आप ऑडियो वीडियो इज क्लियर, क्लियर है। चलिए, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम? जी लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग व्हाट? शुरू में ऐड आती है, वो क्लिक हो गई ऐड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड डिस्कस किया था।
मेथड टू फाइंड द वाटर कंटेंट। एक मिनट रुको, मैं सिस्टम ऑन कर लूँ। आज इतने दिनों बाद ऑन किया, सब कुछ इधर उधर हो गया। कैल्शियम कार्बाइड मेथड डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो कहने का मतलब है वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। इंडेक्स प्रॉपर्टी में वी वर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी में हमने स्टार्ट कर लिया था कौन सा मेथड? इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी वी वर टॉकिंग अबाउट वाटर कंटेंट। मेरे ख्याल से वाटर कंटेंट हो रही थी। वाटर कंटेंट में हमने दो तीन मेथड बता दिए थे। टू थ्री मेथड्स आई हैव डिस्कस्ड टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। दो तीन तरीके बता दिए थे आपको वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल निकालने के। अब कौन कौन सा तरीका बता दिया था? मेरे ख्याल से मैंने आपको ओवन ड्राइंग मेथड बता दिया था। फिर मैंने डिस्कस कर लिया था अल्कोहल मेथड। आई हैव डिस्कस अबाउट सैंड बाथ मेथड। आई हैव डिस्कस अबाउट कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो ये मेथड मैंने डिस्कस कर लिए थे। सो दीज 4 मेथड्स आई हैव डिस्कस। इसके अलावा भी कोई और क्या था? अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर मेथड वाज बीइंग डिस्कस्ड? सैंड बाथ, हाँ, ये 4 तरीके बता दिए थे मैंने आपको। कैल्शियम कार्बाइड मेथड चल रहा था पिछली क्लास में, ये लास्ट मेथड था हमारा। दिस वाज द लास्ट मेथड अवेलेबल। So oven drying, sand bath, alcohol, calcium carbide method. So these 4 methods we have covered. तो ये 4 मेथड मैंने कवर कर लिए थे वाटर कंटेंट निकालने के। These 4 methods were being covered. तो यहाँ तक की रेफरेंस निकाल ली थी। Up till here the reference was being drawn. So up till here the reference was being drawn. यहाँ तक की रेफरेंस हमने निकाल ली। क्लियर है यहाँ तक? चालू करते हैं। हाँ चालू करते हैं, मेरा सिस्टम तो चल जाए। सिस्टम बंद पड़ा है मेरा। जो की दे रखी थी वो की से स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्लास, बट दूसरी की से स्टार्ट करिए क्लास। सिस्टम ऑन हो जाए, बस 1-2 मिनट बता रहा है, देन विल स्टार्ट। सो देयर आर सेवरल अदर मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं वाटर कंटेंट को निकालने के। अब एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो देयर आर सेवरल अदर मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, विल डिस्कस दैट मेथड। उन मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो अगला तरीका जो अवेलेबल है हमारे पास वाटर कंटेंट को निकालने का, अब सॉइल प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। सब कुछ पता है मुझे कौन सी चीज़ कब करानी है, अपने हिसाब से मैं सब कुछ करा लूँगा। सो चॉयर मेथड कर लिए थे। 4 मेथड्स वी हैव डिस्कस। पांचवा तरीका इज पिक्नोमीटर मेथड। सो नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इज पिक्नोमीटर मेथड। सो नेक्स्ट मेथड अवेलेबल टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज पिक्नोमीटर मेथड। अब ये पिक्नोमीटर मेथड क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पिक्नोमीटर मेथड। सो पहला पॉइंट तो पिक्नोमीटर क्या होता है, व्हाट इज पिक्नोमीटर। सो फर्स्ट पॉइंट सेज पिक्नोमीटर। So first point says pycnometer is 900 ml flask with conical top. So with conical top, तो 900 ml फ्लास्क है जिसका कोनिकल टॉप है। चालू ही नहीं हो रहा सिस्टम बहुत स्लो है। with conical top, so with conical top having 6 mm diameter, having 6 mm diameter, so having 6 mm diameter। तो पहला पॉइंट तो यही मेंशन किया कि पिक्नोमीटर क्या है। अब मेरे से इसका डायग्राम बनेगा नहीं परफेक्टली, फिर भी इसको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, इट विल अपेयर समवॉट लाइक दिस। कुछ इस तरीके से होती है पिक्नोमीटर। सो ये कोनिकल टॉप है, इट हैज कोनिकल टॉप, इसका वॉल्यूम होता है 900 ml। सो वॉल्यूम है 900 ml। सर भाई हम ऐसा करा देंगे, सर को पता है। चलिए हाँ ठीक है, करा दूंगा मैं। आई डिस्कस ऑल दी थिंग्स, जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी एवरीथिंग आई डिस्कस। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि पिक्नोमीटर होता क्या है। पिक्नोमीटर 900 ml फ्लास्क होता है जिसका कोनिकल टॉप मिलेगा आपको, टॉप ऑफ इच इज कोनिकल, तो जिसकी कोनिकल टॉप होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये मेथड सूटेबल है सिर्फ उन्हीं सॉइल के लिए जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है। सो दिस मेथड इज सूटेबल। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज दिस मेथड इज सूटेबल, दिस मेथड इज सूटेबल only for
those soil whose specific gravity is known. So whose specific gravity is known, जिसकी specific gravity हमें पहले से ही पता हो, whose specific gravity is known. अगर आपको soil की specific gravity नहीं पता, specific gravity of the soil is not known, आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे वो भी देखते हैं. whose specific gravity is known, तो सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है. तो whose specific gravity is known. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट says this method is used for cohesionless soil. ये मेथड हम यूज करते हैं cohesionless soil के लिए. So this method is used for cohesionless soil. Why? As for cohesive soil, it is difficult to remove. Cohesive soil, it is difficult to remove. It is difficult to remove entrapped air. It is difficult to remove entrapped air. Entrapped air कहाँ पिक्चर में आती है, मैं डिस्कस करता हूँ पूरे टेस्ट को मैं. It is difficult to remove entrapped air. कोहेसिव सॉइल में इंट्रैप्ड एयर हटाना मुश्किल पड़ जाता है. कौन सी इंट्रैप्ड एयर, वो भी देखते हैं, और इंट्रैप्ड एयर से क्या दिक्कत होती है वो भी देखते हैं अभी. सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इंट्रैप्ड एयर. अब ये तो मैंने आपको बस बेसिक राइटअप बताया है. जैसे कि पेशेंस रखो भाई महेश, डिस्कस कर रहे हैं अभी आगे. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट सेज पिक्नोमीटर 900 ml फ्लास्क होता है, कोनिकल टॉप होती है, 6 mm का डायमीटर होता है उसके टॉप पे. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये मेथड आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से पता हो. अगर सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से नहीं पता, ये मेथड यूज ही नहीं कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते भी आगे देखेंगे, दैट विल सी. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट मेथड बोल रहा है ये सूटेबल है सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए, क्योंकि कोहेसिव सॉइल में से हम इंट्रैप्ड एयर को रिमूव नहीं कर पाते. और अगर मैं इंट्रैप्ड एयर को रिमूव नहीं कर पाऊंगा, हमारे टेस्ट में क्या दिक्कत आएगी वो भी समझते हैं. व्हाट द प्रॉब्लम इन अवर टेस्ट, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब करते ही क्या इस टेस्ट के अंदर, व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट? इस टेस्ट में हम पिक्नोमीटर लेते हैं. तो हमने पिक्नोमीटर लिया, एम्प्टी पिक्नोमीटर. तो पहला स्टेप है एम्प्टी पिक्नोमीटर है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एम्प्टी पिक्नोमीटर का मास नोट कर लिया. तो एम्प्टी पिक्नोमीटर का मास नोट किया, तो मैंने लिखा एम्प्टी पिक्नोमीटर. सो एम्प्टी पिक्नोमीटर को मैं पीवाईसी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में. तो मैंने एम्प्टी पिक्नोमीटर लिया, सो आई हैव टेकन द एम्प्टी पिक्नोमीटर, फर्स्ट स्टेप. फिर इसके अंदर मैंने मॉइस्ट सैंपल रखा. तो एम्प्टी पिक्नोमीटर के अंदर हमने मॉइस्ट सैंपल ऑफ सॉइल रखा. तो वो सॉइल का सैंपल रखा जिसकी वाटर कंटेंट हमें निकालनी है. तो पिक्नोमीटर उठाया, उसको ड्राई किया, ड्राई करके उसका मास नोट कर लिया. इसके अंदर हमने मॉइस्ट सैंपल को डाला. अब मॉइस्ट सैंपल का मतलब क्या है? सॉलिड्स भी हैं और साथ में पानी भी है. तो सॉलिड्स भी हैं, साथ में पानी भी है. मैंने सॉलिड्स और पानी को सेपरेट करके बताया है. सॉलिड और पानी सॉइल में सेपरेट नहीं होंगे. इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ये आपके समझ के पॉइंट ऑफ व्यू सही है. तो दूसरी स्टेज में हमने क्या किया? दूसरी स्टेज में हमने मॉइस्ट सैंपल को पिक्नोमीटर के अंदर रख दिया और इसका दोबारा मास नोट कर लिया. इसका मास नोट किया, इस बार निकल के आया M2. तो MT का भी मास नीचे लिखता हूँ. MT का मास है M1. अब इसका मास निकल के आया M2. अब M2 में किस किस का मास है? M2 में आपको मास मिलेगा पानी का. सो M2 में आपको मास मिलेगा पानी का, और दूसरा मास मिलेगा आपको सॉलिड्स का. तो दूसरा मास मिलेगा आपको सॉलिड्स का. तो मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सॉइल इन द पिक्नोमीटर. इसमें पिक्नोमीटर का मास भी जोड़ दोगे, ये M2 निकल के आ जाएगा. तो M1 किसका मास है? सिर्फ खाली पिक्नोमीटर का मास है. M2 किसका मास है? खाली पिक्नोमीटर का मास प्लस सॉलिड का मास प्लस सॉइल के अंदर जो पानी था उसका मास. तो ये हमारी दूसरी स्टेज निकल के आ गई. दिस इज द सेकंड स्टेज. अब तीसरी स्टेज में क्या किया? व्हाट द थर्ड स्टेज? तीसरी स्टेज उठाई, ये वीडियो से ओवरलैप नहीं हो जाए. तीसरी स्टेज में हमने, सो थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज में हमने बचे हुए पिक्नोमीटर को पानी से भर दिया. तो हमारे सॉलिड उतने ही रहेंगे, दूसरी स्टेज वाले कोई चेंज नहीं है. हमारा पानी उतना ही रहेगा, दूसरी स्टेज वाला कोई चेंज नहीं है. तो ये तो सेम चला. मैं कलर चेंज करके आपको तीसरी स्टेज में जो एडिशनल पानी मिलाया वो दिखा रहा हूँ. ये भी पानी ही है, पर मैं पानी का कलर चेंज कर रहा हूँ ओनली फॉर योर रेफरेंस. तो आपकी समझ के लिए तीसरी स्टेज में जो मैंने एडिशनल पानी मिलाया वो मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है. इसका मतलब जो खाली जगह थी वो मैंने पानी से फिल कर दी. मैंने अब तीसरी स्टेज में दोबारा पिक्नोमीटर का मास निकाला. तीसरी स्टेज में मास निकल के आया M3. अब M3 और M2 में फर्क क्या है? M3 और M2 में फर्क ये है कि दूसरी स्टेज में पूरा पिक्नोमीटर पानी से नहीं भरा हुआ था. तीसरी स्टेज में हमने बचे हुए पिक्नोमीटर को भी पानी से भर के उसका मास निकाला हुआ, यानी M3 की वैल्यू M2 से ज्यादा निकल के आएगी. M3 विल कम आउट टू बी मोर देन M2. ये हमारी तीसरी स्टेज होती है.
अब आपको तीसरी स्टेज में ध्यान रखना है, तीसरी स्टेज में ध्यान रखना है कि कोई एयर प्रेजेंट नहीं हो उसके अंदर, देयर शुड बी नो एयर प्रेजेंट। इसका मतलब प्रैक्टिकली जब हम टेस्ट करते हैं, प्रॉपर स्टरिंग करते हैं इसकी, वी गो फॉर द प्रॉपर स्टरिंग। तो सॉइल को प्रॉपरली स्टर किया जाता है ताकि सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए। इसका मतलब सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सॉइल के अंदर एयर बच गई, आपके टेस्ट में एरर आएगा। क्या एरर आएगा हमारे टेस्ट में, वो भी आगे देखते हैं। व्हाट द एरर इन अवर टेस्ट, दैट विल सी इन ड्यू कोर्स। पर अभी के लिए तीसरी स्टेज में टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको सारी एयर को रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द सॉइल सैंपल। ये हमारी थर्ड स्टेज हुई। जब हमने मास निकाल लिया पिक्नोमीटर का थर्ड स्टेज के अंदर, अब हम चौथी स्टेज पे जाते हैं। चौथी स्टेज में क्या करते हैं, हम पूरे पिक्नोमीटर को खाली कर देते हैं। वी एम्प्टी द एंटायर पिक्नोमीटर। जैसे ही पूरा पिक्नोमीटर खाली किया, इसको हमने क्लीन किया, अंदर सॉइल चिपक जाएगी इसके, तो अंदर सॉइल चिपकी हुई है, सॉइल को रिमूव किया, इसको हमने दोबारा पानी से फिल कर दिया। तो चौथी स्टेज में हमने पिक्नोमीटर को दोबारा पानी से भरा। अब सिर्फ पानी है पूरे पिक्नोमीटर के अंदर। सो द फोर्थ स्टेज यू ओनली हैव वाटर इन द पिक्नोमीटर। ये चौथी स्टेज है, ये मैंने वीडियो से थोड़ा ऊपर बना के दिखाया आपको। तो चौथी स्टेज में क्या है हमारे पास, पिक्नोमीटर में सिर्फ पानी है। तो ये 4 स्टेज में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन 4 स्टेजेस। पहली स्टेज खाली पिक्नोमीटर का मास लिया, दूसरी स्टेज मॉइस्ट सैंपल डाला उसके अंदर, दोबारा मास नोट किया, तीसरी स्टेज पिक्नोमीटर में जो खाली जगह थी उसमें हमने पानी भरा। पानी को भरते हुए ध्यान रखा कि सारी एयर रिमूव हो जानी चाहिए। एयर रिमूव नहीं हुई तो आपके टेस्ट में एरर निकल के आएगा। चौथी स्टेज में हमने पिक्नोमीटर को एम्प्टी किया, एम्प्टी करने के बाद दोबारा पानी से फिल कर दिया, अगेन फिल्ड विद द वाटर, इसका मास नोट कर लिया M4। तो ये चार ऑब्जर्वेशंस या रीडिंग आएंगी हमारे टेस्ट के अंदर। अब इन चारों की मदद से हम वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे वाटर कंटेंट, चेक करो। वाटर कंटेंट होता क्या है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का मतलब है मास ऑफ द वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड, यही है। सो मास ऑफ द वाटर इन द मास ऑफ द सॉलिड। कौन सी स्टेज में, दूसरी स्टेज में, ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर। दूसरी स्टेज में जो मास ऑफ वाटर है और दूसरी स्टेज में जो मास ऑफ सॉलिड है, उसके रेशियो को हम वाटर कंटेंट बोलेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है, मास ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो रहा पिक्नोमीटर के अंदर, मास ऑफ सॉलिड यही रहेगा। अब मेरे को ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करूं, तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन पिक्नोमीटर, इन स्टेज 2, इन स्टेज 2। मेरे को मास ऑफ वाटर चाहिए इन पिक्नोमीटर इन स्टेज 2। चेक करो, ये मेरे को इस पानी का मास निकालना है जो स्टेज 2 के अंदर है। कैसे निकालूं, अगर मैं स्टेज 2 के मास से स्टेज 1 का मास घटा दूं, यानी पिक्नोमीटर का मास घटा दूं, क्या मिल जाएगा सिर्फ हमें, मास ऑफ सॉलिड एंड मास ऑफ वाटर। इसमें से मास ऑफ सॉलिड को भी घटा दो, क्या बच जाएगा, मास ऑफ वाटर बच जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ द वाटर इन स्टेज 2। सो मास ऑफ द वाटर इन स्टेज 2, तो ये है हमारा मास ऑफ वाटर। So mass of the water in stage 2 can be written as what? It can be written as M2 minus M1 minus mass of the solid. दूसरी स्टेज में जो पिक्नोमीटर का मास आया उसमें पहली स्टेज के मास को घटाया और सॉलिड के मास को घटा दिया, आपको मास ऑफ वाटर मिल जाएगा इन स्टेज 2। अब M2 पता है, M1 पता है, क्या बच गया, बस मास ऑफ सॉलिड बच गया निकालना। अब मास ऑफ सॉलिड कैसे निकाले, चेक करो, हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ सॉलिड। तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज में क्या फर्क है, तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज में बस यही फर्क है कि तीसरी स्टेज में जो सॉलिड था, हम अगर उस सॉलिड को हटाएं और उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर से फिल कर दें हमारे पिक्नोमीटर को, हमें चौथी स्टेज मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज में बस यही फर्क है कि अगर मैं तीसरी स्टेज में सॉलिड को हटाऊं और उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को फिल कर दूं हमारे पिक्नोमीटर के अंदर, हमें स्टेज 4 मिल जाएगी। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं M4 विल बी इक्वल टू M3, M4 विल बी इक्वल टू M3 माइनस मास ऑफ द सॉलिड। थर्ड स्टेज में से मैंने सॉलिड को बाहर निकाल दिया, तो चौथी स्टेज का मास तीसरी स्टेज के मास के बराबर है, माइनस आप सॉलिड का वेट घटा दो, प्लस क्या करो, आप उतने पानी का मास जोड़ दो जिसका वॉल्यूम किसके बराबर है, आप उतने ही पानी का मास जोड़ दो वॉल्यूम ऑफ विच इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो मास ऑफ वाटर ब्रैकेट में लिखा whose volume is equal to volume of solid. So whose volume is equal to volume of solid. So mass of water whose volume is equal to volume of solid. अब volume of solid कैसे निकालूं मैं, how to find volume of solid, we'll use the basic concept. Specific gravity क्या होती है, specific gravity होती है हमारे density of solid, तो specific gravity होती है हमारी density of solid to the density of water. डेंसिटी ऑफ सॉलिड का मतलब है मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हुआ मास ऑफ सॉलिड
डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी। तो मुझे मास ऑफ वाटर चाहिए, मुझे वॉस ऑफ वाटर चाहिए। व्हाई देयर इज अ गैप इन लेक्चर? बिकॉज आई वाज नॉट वेल, hence there is a gap in lecture. So since I am also a human being, I cannot teach if I am suffering from COVID. So I have to take a rest. Hence I have taken a rest, thereby there was a gap in the lecture. इसलिए lecture में gap था। चलिए, so मुझे mass of water लिखना है जिसका वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर है। So m4 is equal to m3 minus mass of solid. मुझे mass of water लिखना है। mass of water will be equal to volume of water. So it is equal to volume of water into density of water. M4 will be equal to M3 minus mass of solid. Volume of water किसके बराबर है? Volume of water बराबर है volume of solid के। So volume of water बराबर है volume of solid के। So volume of water बराबर है volume of solid के। अगर आप लोग ये फालतू के सवाल नहीं पूछो, मेरी टेक केयर वैसी हो जाएगी। तो अगर आप फालतू के सवाल नहीं पूछोगे, मेरा ध्यान वैसे ही हो जाएगा। So volume of water is equal to volume of solid. So volume of solid into density of water. Volume of solid हमने निकाल रखा है। So M4 is equal to M3 minus mass of solid minus mass of solid plus volume of water which is equal to volume of solid. Volume of solid क्या है? It is equal to mass of solid divided by specific gravity into density of water divided by density of water. So divide by density of water, ये तो कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम मास ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप I can calculate the mass of solid. So from here we can calculate the mass of the solid. तो अगर mass of solid निकालूं मैं यहाँ से, तो इस रिलेशनशिप से mass of solid निकालूं, तो इसको मेरे को इधर लेके आना पड़ेगा, उधर लेके जाना पड़ेगा। So M4 minus M3, so M4 minus M3, M3 minus M4 करना पड़ेगा। G इधर आएगी। So G को अगर इधर लेके आए, so MS by G, so ms by g, so mass of solid, so mass of solid minus mass of solid by specific gravity is equal to m3 minus m4. so m3 minus m4, चलिए सही है। so mass of solid लिया g minus 1 by g, this is equal to m3 minus m4, तो आ गया mass of solid। so mass of solid is equal to m3 minus m4 डिवाइड बाय g इंटू जी माइनस वन। सो डिवाइड बाय g इंटू जी माइनस वन, चेक करना यही वैल्यू निकल के आ रही है। दिस इज द मास ऑफ सॉलिड कमिंग आउट। सो g, अच्छा उल्टा है, g ऊपर जाएगा, g माइनस वन नीचे आ जाएगा। सो g ऊपर जाएगा, g माइनस वन नीचे आ जाएगा। सो g डिवाइड बाय g माइनस वन, ये हमने मास ऑफ सॉलिड निकाल लिया। दिस इज द मास ऑफ द सॉलिड विच इज कमिंग आउट। इट मीन्स नाउ ऑल द रेफरेंसेज आर नोन टू अस। मुझे मास ऑफ वाटर पता है, मुझे मास ऑफ सॉलिड पता है, तो मास ऑफ वाटर मास ऑफ सॉलिड दोनों चीजें पता है। निकाल लो वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू m2 माइनस m1 माइनस ms डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड। ये हमारी वाटर कंटेंट है। तो इसको और सिंप्लीफाई करें, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड माइनस 1। मास ऑफ सॉलिड रिलेशन में निकाल रखा है। So m2 minus m1 divide by m3 minus m4, so divide by m3 minus m4 into specific gravity minus 1 minus 1. So this is how you can calculate the water content using पिक्नोमीटर method. तो हमें m1 m2 m3 m4 पता है। इसके अलावा हमें सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नोन होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड आल्सो नो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। इसलिए शुरू में क्या लिखा था हमने? शुरू में हमने ये लिखा था कि आप ये टेस्ट तभी परफॉर्म कर पाओगे अगर आपको सॉइल की क्या पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। यू कैन परफॉर्म दिस टेस्ट इफ यू नो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता तो हम ये टेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकते। दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। क्लियर है चीज? दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारे तीसरे स्टेज में एयर बच जाएगी, तो हमारे टेस्ट में एरर कहाँ आएगा? हमारे टेस्ट में एरर आएगा M4 निकालते वक्त। M4 निकालते वक्त आपने रिलेशनशिप क्या लिखी? M4 निकालते वक्त आपने रिलेशन लिखी M3 माइनस MS प्लस MW। अब ये रिलेशनशिप वैलिड ही नहीं होगी। क्यों? चौथी स्टेज में तो पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ है,
पर तीसरी स्टेज में जो आपने M3 निकाल लिया वो एक्चुअल के M3 से छोटा था, क्योंकि उसमें कुछ एयर भी प्रेजेंट थी। तो अगर मैं तीसरी स्टेज से पूरी एयर को रिमूव नहीं कर पा रहा तो M3 की वैल्यू एक्चुअल से कम निकल के आ जाएगी। अगर M3 की वैल्यू एक्चुअल से कम निकल के आ रही है, इफ M3 इज लेस देन एक्चुअल, डिनोमिनेटर हमारा एक्चुअल से कम है, डिनोमिनेटर हमारा एक्चुअल से कम है, इसका मतलब वाटर कंटेंट आपका एक्चुअल से ज्यादा निकल के आ जाएगा। वाटर कंटेंट विल कम आउट टू बी मोर देन एक्चुअल। इसीलिए इस टेस्ट को हम अवॉइड करते हैं कोहेसिव सॉइल में। क्यों? क्योंकि कोहेसिव सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होती है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होती है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा मिलेगी आपको। इसीलिए उस ज्यादा एयर को कंप्लीटली रिमूव कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हेंस दिस टेस्ट इज नॉट सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। इसलिए ये टेस्ट सूटेबल नहीं होता कोहेसिव सॉइल के लिए। क्लियर है चीज? तो ये भी एक तरीका है हमारे पास। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये भी एक तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो वाटर कंटेंट निकालने के लिए। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। क्लियर है? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से, एनी स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ। So this is the fifth method available to find the water content of the soil. ये fifth method है water content को निकालने का। क्लियर है? आगे बढ़े? Shall we continue forward? चलिए आगे बढ़ते हैं। So we'll continue forward. Next of the method available, छठा method is radiation method. So next of the method available to find the water content of the soil is termed as radiation method. Second last step, ये second last step water content क्या था हमारा? Water content was mass of water निकाल रखा है ये देखो। This is the mass of water divided by mass of the solid, mass of solid ये निकाल लिया आपने। This is the mass of solid, तो मैंने mass of water को डिवाइड कर दिया mass of solid से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। I have substituted the values, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकाल लिया। चलिए, so next of the method is radiation method. अब क्या radiation method can be referred from the name, नाम से समझ में आ रहा है radiation method। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट सेज इट इज अ फील्ड मेथड। ये एक फील्ड मेथड है। तो ये एक फील्ड मेथड, जैसे पिक्नोमीटर हमारा लैब मेथड था, ये एक फील्ड मेथड है। ये क्या हो गया? सो इट इज अ फील्ड मेथड टू बी अडॉप्टेड टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये फील्ड मेथड है जो हम यूज करते हैं वाटर कंटेंट को निकालने के लिए। सो रेडिएशन मेथड इज अ फील्ड मेथड। सो फर्स्ट पॉइंट सेज ये एक फील्ड मेथड है, सो इट इज अ फील्ड मेथड। नेक्स्ट पॉइंट सेज in which two steel casings are lowered into the soil. Two steel casings are lowered into the soil mass to be tested. जो भी सॉइल की आपको टेस्टिंग करनी है, तो दो स्टील केसिंग को हमने लोअर किया सॉइल मास के अंदर जिसकी टेस्टिंग करनी है। बाकी टेस्ट में आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि करते क्या है। हमने दो स्टील केसिंग को लोअर किया उस सॉइल मास के अंदर जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। तो हॉलो केसिंग्स होती हैं, तो जिस भी सॉइल की आपको टेस्टिंग करनी है उसके अंदर हमने दो स्टील केसिंग को लोअर किया। तो लेट सपोज ये हमारा सॉइल का सैंपल है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। एक स्टील केसिंग में हमने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल को लोअर किया। इन वन स्टील केसिंग वी लोअर द रेडियो एक्टिव मटीरियल। अब ये रेडियो एक्टिव मटीरियल कौन सा यूज करते हैं? सो वी यूज द रेडियो एक्टिव मटीरियल। प्रैक्टिकली जिस रेडियो एक्टिव मटीरियल को यूज किया जाता है दिस इज कोबाल्ट 60। तो प्रैक्टिकली द रेडियो एक्टिव मटीरियल विच इज यूज इज कोबाल्ट 60। तो पहली केसिंग में हमारा रेडियो एक्टिव मटीरियल, दूसरी केसिंग में हमने लोअर किया डिटेक्टर। तो दूसरी केसिंग में हमने लोअर किया डिटेक्टर को। तो पहली केसिंग में है हमारा रेडियो एक्टिव मटीरियल, दूसरी केसिंग में हमारा डिटेक्टर। अब रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या करता है? रेडियो एक्टिव मटीरियल रेडियो एक्टिव रेस को इमिट करता है, यानी गामा रेस को इमिट करता है। सो वील से रेडियो एक्टिव मटीरियल विल इमिट द गामा रेस।
बीच में पानी है, तो हमारे सॉइल के सैंपल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल है, तो हमारे सॉइल के सैंपल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे सॉइल के सैंपल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल ने रेडियो एक्टिव रेस को इमिट किया, यानी गामा रेस को इमिट किया। अब इन गामा रेस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो जाके स्ट्राइक करते हैं पानी के मॉलिक्यूल के साथ। तो न्यूट्रॉन्स इन दिस गामा रेज विल स्ट्राइक विद द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। मॉलिक्यूल ऑफ पानी कहां पर प्रेजेंट है? मॉलिक्यूल ऑफ पानी प्रेजेंट है सॉइल के वॉइड्स के अंदर। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल ने जब गामा रेस को इमिट किया, उसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो जाके स्ट्राइक करते हैं पानी के मॉलिक्यूल के साथ, टू बी मोर प्रिसाइज पानी के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ जाके टकराते हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स जब पानी के हाइड्रोजन के साथ जाके टकराते हैं, ये अपनी एनर्जी लूज करते हैं, दे लूजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर एनर्जी। जो बचे हुए न्यूट्रॉन्स हैं वो डिटेक्ट किए हमने डिटेक्टर की मदद से। ये डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्टर कैलकुलेट करता है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई। जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, इसका मतलब उतना ही ज्यादा पानी प्रेजेंट है, और हम उस एनर्जी लॉस को कैलिब्रेट करा देते हैं विद द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। The loss of the energy of these neutrons present in the gamma rays is further calibrated with the water content of the soil, जो भी हमारे मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। तो इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है? इस मेथड का प्रिंसिपल है, हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल की मदद से गामा रेस को एमिट कराया, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो जाके टकराते हैं पानी के हाइड्रोजन के एटम के साथ, वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं। इस लॉस ऑफ एनर्जी को हमने मेजर किया डिटेक्टर की मदद से और उसको कैलिब्रेट करा दिया विद दैट ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब मेथड तो बहुत ही अच्छा है, पर साथ में आप खुद बता दो ड्रॉबैक क्या है इस मेथड की। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड? मेथड बहुत अच्छा है, वाटर कंटेंट निकाल के दे देगा आपको फील्ड में, पर इस मेथड की ड्रॉबैक क्या निकल के आती है? कॉस्ट तो है ही, साथ में और क्या दिक्कत है? टेस्ट परफॉर्म करते वक्त आपको बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी पड़ जाएंगी। इकोनॉमिकल तो है ही नहीं, वो एक अलग बात है। आपको टेस्ट परफॉर्म करते हुए सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है? रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ डील करना है। वी हैव टू डील विद द रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो कहने का मतलब है सेफ्टी यहाँ पे ज्यादा कंसर्न हो जाती है। तो वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, इट इज सेकेंडरी एस्पेक्ट। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि पानी का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं सॉइल के अंदर, तो ये भी एक तरीका है पानी की मेजरमेंट करने का। So this is also one of the method to measure the water content of the soil. Clear है? So radioactive material expensive है, moreover safety का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें. We have to take proper care of the safety also. So now last of the method available is torsional balance method. So last of the method available is torsional balance method. Skill required. बिल्कुल सही बात है, skill required. So last of the method available is torsional balance method. क्या है torsional balance method? First point says in this method infrared rays. So in this method infrared rays are used for drying the soil. Infrared rays को यूज करते हैं सॉइल को ड्राई करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है this method is suitable for those soils which quickly reabsorbs the moisture from the atmosphere. तो ये दो चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं. अब इसके टेक्निक देखते हैं क्या इन्वॉल्व है. तो पहला पॉइंट तो बोल रहा है इस मेथड में हम इंफ्रारेड रेस को यूज करते हैं हमारे सॉइल के सैंपल को ड्राई करने के लिए. सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये मेथड सूटेबल है उन्हीं सॉइल के लिए जो पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में से. जैसे एग्जांपल फाइन ग्रेन सॉइल, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को दोबारा एटमॉस्फेयर में से, उसके लिए ये मेथड सूट कर जाता है. इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है? इस मेथड का प्रिंसिपल है हम यूज करते हैं टॉर्शनल बैलेंस को. टॉर्शनल बैलेंस के एक आर्म में रखा, यानी एक तरफ हमने रखा सॉइल का सैंपल, ये हमारा है सॉइल का सैंपल. तो एक तरफ रखा हमने सॉइल का सैंपल जिसका हमें वाटर कंटेंट निकालना है. दूसरी तरफ हमने रखा लैंप. लैंप क्या करता है? इंफ्रारेड रेस को इमिट करता है. इनिशियली दोनों को रखने के बाद जो हमारी ऊपर गेज है इसकी रीडिंग 0 निकल के आती है. तो हमने इसको कैलिब्रेट किया जब दोनों चीजें रखी, सॉइल का सैंपल रखा, ये हमारा लैंप रखा, दोनों को रखने के बाद हमारी रीडिंग निकल के आई 0. रीडिंग किसकी है? वाटर कंटेंट की. दिस इज द रीडिंग ऑफ वाटर कंटेंट. कौन सा वाटर कंटेंट? W डैश विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ द सॉइल. अब हमारे लैंप ने इंफ्रारेड रेस को इमिट कर दिया.
लैम्प ने इंफ्रारेड रेडियस को एमिट किया। इसका मतलब जैसे ही रेज सॉइल के सैंपल के अंदर जाएंगी पानी वेपराइज होना स्टार्ट होगा। जब पानी वेपराइज होना स्टार्ट होगा इसका मतलब ये है कि लैंप का टॉर्क बढ़ता जाएगा इन कंपैरिजन टू द सॉइल का टॉर्क। तो लैंप का टॉर्क है, ये सॉइल का टॉर्क है। इनिशियली हमने दोनों को कैलिब्रेट करा दिया 0 रीडिंग से, पर जैसे जैसे हमारे सॉइल का सैंपल ड्राई होता जाएगा वैसे वैसे लैंप का टॉर्क बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे आके पानी पूरा वेपराइज हो जाएगा। उस समय हम रीडिंग ले लेंगे हमारी डायरेक्टली गेज के ऊपर, और गेज के ऊपर रीडिंग किसकी आएगी निकल के, W डैश की। गेज के ऊपर रीडिंग आएगी W डैश की। तो फायदा क्या मिला यहाँ पे, हमारा फायदा ये है इस टेस्ट का कि जैसे ही हमारा सैंपल ड्राई हो रहा है उसी समय इंस्टेंटली हमारी रीडिंग निकल के आ रही है वाटर कंटेंट की। इसको आप रिलेट करके देखो ओवन ड्राइंग मेथड के साथ। ओवन ड्राइंग मेथड में हमने सैंपल को ओवन से बाहर निकाला था। जब हमने सैंपल को ओवन से बाहर निकाला था वो हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया था। जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया था, जो सॉइल पानी को दोबारा एब्जॉर्ब कर सकती है वो एटमॉस्फेयर में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारे टेस्ट में एरर आएगा। पर इस टेस्ट में उस एरर को हमने नलीफाई कराया क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग एंड वेइंग इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे जैसे जैसे सैंपल ड्राई होता जा रहा है ऊपर हमें रीडिंग भी मिलती जा रही है साइमल्टेनियसली, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या करती जाएगी, लैंप वाले साइड की बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हमारा सॉइल का सैंपल ऐसा है विच क्विकली रीअब्सॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यू कैन गो फॉर टॉर्शनल बैलेंस मेथड। उस केस में आप टॉर्शनल बैलेंस मेथड को यूज कर सकते हो। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, जो लैंप है ये 250 वोल्ट का होता है, 250 वॉट का होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है, इज ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये स्पेसिफिकेशन है हमारे लैंप की। दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ आवर लैंप। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस लॉ। क्लियर है पूरी स्टोरी? एनी ऑफ द स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहली कैटेगरी कंप्लीट कर ली है। द फर्स्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी वी हैव कवर्ड। द फर्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी इज वाटर कंटेंट। इस वाटर कंटेंट को निकालने के जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं सारे बता दिए मैंने आपको। वॉट एवर टेस्ट आर अवेलेबल टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, ऑल आई हैव डिस्कस इन डिटेल। अब जाते हैं दूसरे इंडेक्स प्रॉपर्टी के ऊपर। द सेकंड ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी विच इज टू बी रेफर्ड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। द नेक्स्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो दूसरी इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, क्या इसका मतलब होता है, कैसे डिफाइंड है, कितने तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कितने टेम्परेचर पे मेजर की जाती है, ये सारी बातें आपको पीछे बता रखी हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कैसे किया जाता है, हाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर्ड। तो तरीका मैं पूरा बता दूंगा, एक बेसिक सा पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। So first point says specific gravity of the soil. Specific gravity of the soil can be measured by, अब कैसे मेजर कर सकते हो, using 50 ml डेंसिटी बॉटल, 50 ml डेंसिटी बॉटल पहला तरीका। दूसरा 500 ml फ्लास्क, 500 ml फ्लास्क। तीसरा पिक्नोमीटर जिसका वॉल्यूम होता है 900 ml, so whose volume is equal to 900 ml। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमारे पास तीन तरह के कंटेनर हैं। एक 50 ml की डेंसिटी बॉटल, तो फर्क क्या है सब में फर्क है वॉल्यूम का। तो डिफरेंस लाइज इन दी वॉल्यूम, बाकी है सारे के सारे हमारे बॉटल ही। तो एक 50 ml की डेंसिटी बॉटल है, दूसरा 500 ml का फ्लास्क है, और पिक्नोमीटर तो आप करके आए हो, उसका वॉल्यूम 900 ml का होता है। इन तीनों टाइप ऑफ कंटेनर के अंदर जो सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सेम रहेंगी। इन तीनों ही कंटेनर में सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगी, पर कौन सा कंटेनर कौन सी सॉइल के लिए सूट करता है उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। दैट डिस्कशन विल डू। इनमें से सबसे एक्यूरेट है हमारी डेंसिटी बॉटल। द मोस्ट एक्यूरेट अमंग्स द ऑल इज डेंसिटी बॉटल। इस डेंसिटी बॉटल को आप किसी भी तरह की सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो। किसी भी तरह की सॉइल मतलब चाहे वो कोहेसिव सॉइल हो, चाहे वो कोहेजनलेस सॉइल हो। कहने का मतलब है चाहे फाइन ग्रेन्ड सॉइल हो, चाहे हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो। तो 50 ml डेंसिटी बॉटल इज द मोस्ट एक्यूरेट अमंग्स द थ्री। इट कैन बी used to find the specific gravity of any type of soil, either fine grained or coarse grained, or you can say for cohesionless soil, for cohesive soil। तो कोई सी भी सॉइल के लिए आप यूज कर सकते हो। 500 ml की जो फ्लास्क है और पिक्नोमीटर है, इसको हम यूज करते हैं सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए।
इट इज ओनली बीइंग यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल और कोहेजनलेस सॉइल। इसको हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज नहीं करते। रीजन वही है कि फाइन ग्रेन सॉइल में से एयर रिमूव कर पाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। अगर हम डेंसिटी बॉटल यूज करते हैं, इसमें हम नॉन पोलराइजिंग लिक्विड यूज करते हैं, पानी यूज नहीं करते हैं। So if you want to find specific gravity of the soil using 50 ml density bottle, then during the test water will not be used. A non-polarizing liquid will be used, that is either kerosene or naphthalene. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप 500 ml का फ्लास्क और पिक्नोमीटर यूज कर रहे हो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए या कोहेसिव सॉइल के लिए, तो आपको इन दोनों में भी पानी की जगह केरोसिन या नेप्थालीन को यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज केरोसिन और नेप्थालीन। तो अभी तक तो बस मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है कि कौन सी बॉटल कौन से टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज होती है और उनमें टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है, विच फ्लूइड इज बीइंग यूज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉटल। अब सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, अब उसको समझते हैं। तो व्हाट वी डू, वी टेक, मैं पिक्नोमीटर बता रहा हूँ आपको, आप कोई सा भी कंटेनर समझ सकते हो। तो मैंने एम्प्टी पिक्नोमीटर लिया, तो पहली स्टेज हमारा पिक्नोमीटर एम्प्टी है, तो हमारा पिक्नोमीटर एम्प्टी है, अंदर लिख दिया एम्प्टी। तो हमारा पिक्नोमीटर एम्प्टी है, इसका मास ले लिया m1। फिर क्या किया, दूसरे स्टेप के अंदर हमने इसमें ड्राई सॉइल डाली। जब वाटर कंटेंट निकाल रहे थे हमने मॉइस्ट सॉइल डाली थी। अब ध्यान रखना ये अवन ड्राइड सॉइल है, तो इसके अंदर हमने अवन ड्राइड सॉइल का सैंपल डाला, यानी सिर्फ क्या है, सॉलिड है। हमने इसका दोबारा मास ले लिया, तो दूसरी स्टेज के अंदर हमने मास नोट कर लिया m2। तो m2 क्या है, मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर एंड मास ऑफ द सॉलिड, और यू कैन से मास ऑफ द ड्राई सॉइल, कुछ भी बोला जा सकता है। तीसरी स्टेज में क्या किया, व्हाट वी हैव डन इन द थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज में हमने जो खाली जगह है पिक्नोमीटर के अंदर, उसको पानी से भर दिया, दैट इज फिल्ड विद द वाटर। तो तीसरी स्टेज में जो खाली जगह है हमारे पिक्नोमीटर के अंदर, इसको हमने पानी से फिल कर दिया और दोबारा मास नोट कर लिया m3। अगेन वी हैव नोटेड द मास, तो हमने इसका मास नोट कर लिया m3। तो आपको अब ध्यान रखना है तीसरी स्टेज में पूरी एयर रिमूव हो जानी चाहिए, कंप्लीट एयर इज टू रिमूव्ड। इसीलिए पूरी एयर को हटाने के लिए हमने ध्यान रखा था कि हम बड़ी बोतल छोटी सॉइल के लिए यूज नहीं करें, और अगर यूज कर रहे हैं तो साथ में हम केरोसिन या नेप्थालीन यूज करें, विच इज अ नॉन पोलराइजिंग लिक्विड। और डेंसिटी बॉटल यूज कर रहे हो तो इसके लिए तो आपको यूज करना ही करना है केरोसिन को या नॉन पोलराइजिंग लिक्विड को। तो तीसरी स्टेज में आपने सारी एयर रिमूव करी और फिल कर दिया आपने इसको पानी से या केरोसिन से, तो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी बोतल यूज कर रखी है। अब चौथी स्टेज में क्या किया, हमने पूरे सॉइल को सैंपल को हटाया पिक्नोमीटर से, पानी को रिमूव किया, पिक्नोमीटर को साफ किया। पिक्नोमीटर को साफ करने के बाद हमने इसको दोबारा भर दिया पानी से। तो फोर्थ स्टेज वी हैव अगेन फिल्ड दिस विद द वाटर। तो चौथी स्टेज में हमने इसको दोबारा भर दिया पानी के साथ। तो चौथी स्टेज में पिक्नोमीटर में सिर्फ क्या है, पानी है। हमने इसका मास ले लिया m4, वी हैव टेकन इट्स मास m4। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं इन चारों स्टेप के अंदर, any of the point to be referred for any of these steps. Clear है sequence of observation? अब ये sequence of observation जब निकल के आई, अब मेरे को निकालनी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मास ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, डिफाइन कर रखा है हमने इसको, टू द मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, अभी पानी है, केरोसिन भी हो सकता है। मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, so mass of standard fluid of same volume, तो mass of solid to the mass of water, मैं पानी लेके चल रहा हूँ। ध्यान रखना है आपको, volume of solid should be equal to volume of water, volume of solid volume of water के बराबर होना चाहिए। तो पहले केस में mass of solid निकाल सकते हैं। थर्ड स्टेप में पानी क्यों रिमूव करते हैं, थर्ड स्टेप में पानी रिमूव थोड़ी नहीं करते हैं, थर्ड स्टेप में तो पानी डाला है, चौथे स्टेप में रिमूव किया पानी को हमने और सॉइल को, थर्ड स्टेप में तो मेरे को पानी ऐड किया है मैंने। तो इन थर्ड स्टेप वाटर इज एडेड इन द पिक्नोमीटर इन द एम्प्टी स्पेस एंड मास इज नोटेड। इन फोर्थ स्टेप वी रिमूव और वी एम्प्टी द पिक्नोमीटर एंड अगेन फिल इट विद द वाटर। चलिए मेजरमेंट क्या करनी थी हमें, मास ऑफ सॉलिड की। तो मास ऑफ सॉलिड बताओ कितना होगा, सो मास ऑफ सॉलिड ms विल बी इक्वल टू व्हाट, m2 माइनस m1। तो दूसरी स्टेज में जो मास निकल के आया उसमें पहली स्टेज का मास घटा दो, आपको मास ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। अब और क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर। चेक करो, अब मुझे मास ऑफ वाटर निकालना है जिसका वॉल्यूम किसके बराबर है, मुझे मास ऑफ वाटर निकालना है जिसका वॉल्यूम किसके बराबर है, सॉलिड के बराबर है। तो ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। अब इसको मेजर करने के लिए जो जो पूछता जा रहा हूं उसको डिस्कस करो। तो
तो उसको मेजर करने के लिए जो जो पूछता जा रहा हूँ उसको डिस्कस करते जाओ। पहला, व्हाट द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 3। सो मास ऑफ वाटर इन स्टेज 3, थर्ड स्टेज में पानी का मास कितना है हमारा? इन थर्ड स्टेज व्हाट द मास ऑफ द वाटर। तो अगर तीसरी स्टेज में अगर मुझे मास ऑफ वाटर निकालना है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इन थर्ड स्टेज मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू m3 माइनस m2। m3 में से m2 को घटा दो तो आपको मास ऑफ पानी मिल जाएगा तीसरी स्टेज में। नेक्स्ट, व्हाट द मास ऑफ वाटर इन स्टेज 4। सो मास ऑफ वाटर इन स्टेज 4, सो मास ऑफ वाटर इन स्टेज 4, मुझे चौथी स्टेज में पानी का मास निकालना है। चौथी स्टेज में पानी का मास निकालना है, इट विल बी इक्वल टू m4 माइनस m1। m4 में से पिक्नोमीटर का मास घटा दो, आपको चौथी स्टेज में पानी का मास मिल जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू m4 माइनस m1। तो मुझे तीसरी स्टेज में पानी का मास पता है, मुझे चौथी स्टेज में पानी का मास पता है। तो मुझे ये बताओ व्हाट द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर whose volume, whose volume is equal to volume of solid, whose volume is equal to volume of solid। निकाल सकते हैं वो। So mass of water whose volume is equal to volume of solid will be equal to mass of water in stage 4। So mass of water in 4 minus mass of water in 3। तो चौथी स्टेज में जो पानी है, चौथी स्टेज में जो पानी है, इसमें से मैं तीसरी स्टेज के पानी का मास घटा दूं, मुझे उस पानी का मास मिल जाएगा जिसका वॉल्यूम सॉलिड के बराबर है। तो घटा दो दोनों को। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू m4 माइनस m1 माइनस m3 माइनस m2। So minus m3 minus m2. So this is the mass of the water. This is the mass of the water whose volume is equal to volume of solid. अगर मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करूं तो we can say m4 minus m3 minus m2 minus m1. So this is m2 minus m1. So m2 minus m1. तो m2 पॉजिटिव है तो m2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो m2 माइनस m1 क्या है हमारा? m2 माइनस m1 इज इक्वल टू, अगर चेक करें m2 माइनस m1 इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड। ये हमारी मास ऑफ सॉलिड ही है, या मास ऑफ ड्राई सॉइल बोल सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है। इट कैन बी रेफर्ड इन एनी टर्म्स। तो हम m2 माइनस m1 को क्या लिख सकते हैं? सो m2 माइनस m3, m2 माइनस m3 माइनस माइनस मास ऑफ सॉलिड। अब सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगी। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, we'll get specific gravity। Specific gravity is mass of solid, which is equal to m2 minus m1 divided by m4 minus m3 plus mass of solid, plus mass of solid। m2 minus m1 क्या था? mass of solid ही था। mass of solid upon m4 minus m3 plus mass of solid। This is how to calculate the specific gravity of the soil। तो ये हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेते हैं सॉइल की। तो तीनों ही कंटेनर के अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टॉप सेम है। अब जो पीछे बातें बोली थी उसको समझने के लिए रेफरेंस निकालते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपने डेंसिटी बॉटल यूज करी, इसको आप यूज कर रहे हो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फाइन ग्रेन सॉइल में से एयर को रिमूव कर पाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। कहने का मतलब है, जो पानी है वो जब पानी को हम एंटर कराते हैं पिक्नोमीटर के अंदर, ये पानी सॉइल के वॉइड्स में से जाके पूरी एयर को एक्सपेल नहीं कर पाता। इसीलिए, क्योंकि पानी एक पोलराइजिंग लिक्विड होता है, इसीलिए अगर आप डेंसिटी बॉटल यूज करते हो, हम केरोसिन की मदद लेते हैं। केरोसिन इज अ कंपैरेटिवली बेटर वेटिंग रिएजेंट देन वाटर। केरोसिन क्योंकि एक नॉन पोलराइजिंग लिक्विड है, या नेप्थालीन कंपैरेटिवली एक नॉन पोलराइजिंग लिक्विड है, ये ज्यादा वेटिंग रिएजेंट होते हैं। कहने का मतलब है, इस केरोसिन को या नेप्थालीन को जब सॉइल के सैंपल में आप मिलाओगे, ये वॉइड्स में पेनिट्रेट करके सॉइल के पार्टिकल के सरफेस को पूरा कवर कर देंगे और एयर को डिस्प्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे टेस्ट की एक्यूरेसी कंपैरेटिवली ज्यादा निकल के आएगी अगर आपने नॉन पोलराइजिंग लिक्विड यूज किया विद फाइन ग्रेन्ड सॉइल। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये तरीका है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने का। दिस इज द मेथड अवेलेबल टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी।
दो स्लाइड एक बार, सेकंड स्लाइड कहाँ है? सेकंड स्लाइड, सेकंड स्लाइड, ये रही सेकंड स्लाइड। इक्वल वॉल्यूम वाला समझ में नहीं आया। कंपैरिजन के लिए बेस सेम होना चाहिए, तो जो भी आप सॉलिड का मास नोट कर रहे हो पानी के रिस्पेक्ट में, दोनों का वॉल्यूम आपको सेम लेके चलना है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तभी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी डिफाइंड होती है। इसके लिए पीछे वाला लेक्चर देखो जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई थी। फॉर दैट रेफर द प्रीवियस लेक्चर इन विच स्पेसिफिक ग्रेविटी वाज डिस्कस्ड, कि इक्वल वॉल्यूम क्यों ले रखा है हमने, व्हाई इक्वल वॉल्यूम इज कंसिडर्ड। वहां माइनस है, आपने प्लस कर दिया। कहां माइनस है, मैंने प्लस कर दिया। किस माइनस को प्लस कर दिया? कौन से माइनस को प्लस कर दिया यहां पे मैंने? एमएस वाले को। सो एमएस वाले को M2 माइनस M1, सो M2 माइनस M1, सो M2 माइनस M1। क्लियर है? क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, अब कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो? चलिए सर, रिलेशन सेम रहेगी क्या इफ यू यूज वाटर एंड केरोसिन? ऑब्वियसली रिलेशन सेम रहेगी, पर अगर आप केरोसिन यूज करोगे तो उस समय स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने कौन से फ्लूइड के रिस्पेक्ट में मेजर करी? अगर आप केरोसिन यूज कर रहे हो टेस्ट के अंदर, इफ यू आर यूजिंग द केरोसिन इन द टेस्ट, इट मींस यू आर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन। अभी आप पानी के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, तो जहां जहां आपने यहाँ पे पानी लिखा हुआ है वहां पे आप क्या लिख दोगे? केरोसिन लिख दोगे। तो आप बोलोगे मास ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द मास ऑफ केरोसिन ऑफ सेम वॉल्यूम। इट मींस वी आर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बस यही चेंज निकल के आएगा, दिस विल बी द चेंज। बाकी सारी कहानी वही रहेगी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी विल बी सेम। क्लियर है? रिपीट करना है इस पे और कोई पॉइंट? Any other point to be referred from this now? So we have discussed the measurement of two of the index property, एक specific gravity और एक one specific gravity, the other is water content. So how to measure specific gravity, how to measure water content, that we have discussed. चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। So next of the index property of the soil, suitable for all type of soil। बेटा अभी पीछे बताया तो था कौन सा कंटेनर कौन से सॉइल के लिए सूटेबल है। टेस्ट स्टार्टिंग मैंने इस पॉइंट से किया था, विच ऑफ द कंटेनर इज सूटेबल फॉर विच सॉइल। फोर्थ स्टेप समझा दीजिए, कहाँ है फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप समझा दीजिए। लो भाई फोर्थ स्टेप समझो। अगर मैं चौथे वाले कंटेनर के अंदर जो पानी का मास है, इसको तीसरे वाले कंटेनर के पानी के मास से घटा दूं, मुझे किसका मास मिल जाएगा? चौथे वाले कंटेनर में जो पानी का मास है, इसमें से घटा दूं तीसरे वाले कंटेनर में पानी का मास, मुझे क्या मिल जाएगा? व्हाट आई विल गेट? इसको मैं शेड करके बता देता हूं। तो चौथे वाले कंटेनर में पानी का मास माइनस तीसरे वाले कंटेनर में पानी का मास, आपको ये हरे वाला जो शेडेड रीजन है इसका मास मिल जाएगा। तो जो हरा वाला शेडेड रीजन है पानी, उसका मास मिल जाएगा। और इस पानी का वॉल्यूम किसके बराबर है? सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर है। तो चौथे वाले कंटेनर में पानी के मास में से तीसरे वाले कंटेनर के पानी का मास घटा दूं, तो जो शेडेड वाला पानी है मुझे उसका मास मिल जाएगा। और जो शेडेड वाला पानी है इसका वॉल्यूम हमारे सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर है। तो यही तो चाहिए था मुझे। आई रिक्वायर्ड द मास ऑफ द वाटर, ये हरा वाला पानी, मुझे उस पानी का मास चाहिए था जिसका वॉल्यूम किसके बराबर हो? जिसका वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर हो। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ चौथे स्टेप में से। चलिए, प्लस का कोर्स चाहिए। प्लस का कोर्स प्लस पे मिलता है, यूट्यूब पे थोड़ी मिलता है। तो प्लस का कोर्स तो प्लस पे मिलता है, यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। तो प्लस के कोर्स के लिए प्लस पे आना पड़ेगा ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहां से लाके दूं प्लस का कोर्स आपको?
So third of the index property of the soil. So third of the index property of the soil is unit weight of the soil. So third of the index property of soil is unit weight of the soil. तो हमने वाटर कंटेंट मेजरमेंट देख ली, हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की मेजरमेंट देख ली, हमने यहाँ पे यूनिट वेट की मेजरमेंट देख ली. क्लियर है? चलिए अब यूनिट वेट की मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं. मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट. फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल, पहला तरीका. फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इज टर्म्ड एज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल is water displacement method. Water displacement method. So first of the method available is termed as water displacement method. तो पहला तरीका है हमारे पास water displacement method. अब क्या है water displacement method? फिर से एक बेसिक पॉइंट बता देता हूँ, आगे पूरा सीक्वेंस अब देख लेंगे. पहला पॉइंट ये बोल रहा है it is suitable for cohesive soil. It is suitable for cohesive soil which is highly sticky. ये suitable होता है cohesive soil के लिए जो comparatively ज़्यादा sticky होती है. क्लियर है चीज़? तो ये सूट करेगा cohesive soil के लिए, इसको आप cohesionless soil के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे. क्यों यूज़ नहीं कर पाओगे वो भी टेस्ट में समझ में आ जाएगा आपको. That will be referred in the test only. क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं. फालतू की बातें मत करो, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, सारी जानकारी आपको ऐप पे मिल जाएगी. जब पता है क्लास चल रही है, फालतू के सवाल पूछ के बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कि यही करने आए हो बस यहाँ पे? ऐप खोल के देखो, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पे. So first of the point available in water displacement method is termed as कि ये suitable है सिर्फ, it is suitable only for cohesive soil जो highly sticky होती है, which is comparatively highly sticky. मतलब इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि मेरी क्लास चल रही है, लोग बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं फालतू के सवाल पूछ रहा हूँ. मत आना प्लस पे भी, कोई जरूरत नहीं है प्लस पे आने की. अगर यही हरकतें करनी है तो रहने दो. पहले इतना तो सीख लो कि भैया क्लास चल रही है, क्लास में पहले कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लूं. जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर तो ध्यान है ही नहीं. प्लस कोर्स ज्वाइन करना है मेरे को, कितनी फीस है वो बता दो मुझे, वहां पे कितने सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तो ये जानकारी देने के लिए मैंने क्लास ले रखी है क्या? अभी इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए. मेरे ख्याल से इंजीनियर हो, 4 साल की डिग्री लेके आए हो, इतना दिमाग तो रखते होगे कि इतना भी दिमाग नहीं है कि ये सारी बातें सुनने में मजा आता है. पता चल गया कितनी फीस है प्लस पे. सो फर्स्ट पॉइंट सेज कि ये मेथड सूटेबल है कोहेसिव सॉइल के लिए. ये मेथड सूट करेगा वो सॉइल जिसमें कोहेजन अवेलेबल है, जिसमें स्टिकीनेस अवेलेबल है. अब करते क्या है इसके अंदर, व्हाट डू वी डू? हम सॉइल का सैंपल उठाते हैं, वी टेक द सैंपल ऑफ द सॉइल, उसको मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप और साइज में ट्रिम कर देते हैं. हमने एक सॉइल का सैंपल उठाया, उसको मोर और लेस यूनिफॉर्म साइज में ट्रिम कर दिया. अब क्यों मोर और लेस यूनिफॉर्म साइज में ट्रिम किया उसको भी आगे देखते हैं, दैट विल सी. तो हमने एक सॉइल का सैंपल लिया, ये पहली स्टेज है हमारी, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. इसको हमने ट्रिम किया मोर और लेस यूनिफॉर्म साइज में और इसका मास नोट कर लिया. इट्स मास इज नोटेड. इसका मास लिया m1. तो पहला स्टेप, वी हैव नोटेड द मास ऑफ द सॉइल, तो हमने इसका मास नोट कर लिया. दूसरी स्टेज में क्या किया? सेकेंड स्टेज में हमने इस सॉइल के ऊपर कोटिंग लगाई, पैराफिन वैक्स की. सो द सेकेंड स्टेज, अ कोटिंग ऑफ पैराफिन वैक्स इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन दिस सैंपल ऑफ सॉइल, और इसका मास दोबारा नोट कर लिया. अगेन इट्स मास इज नोटेड. तो पहले केस में हमने कोहेसिव सॉइल उठाई, उसको ट्रिम किया मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप और साइज में, उसका मास नोट किया. दूसरी स्टेज में हमने उसके ऊपर पैराफिन वैक्स की कोटिंग करी. तो जो हरे कलर की मैंने आपको कोटिंग दिखाई है, ये पैराफिन वैक्स की है. सो दिस इज ऑफ पैराफिन वैक्स. तो पहली स्टेज में हमने जो गिवन सैंपल था सॉइल का, जिसके आपको यूनिट वेट निकालनी है, तो ये बल्क स्टेट में होगी यानी मॉइस्ट स्टेट में होगी, उसका मास निकाला, इसके ऊपर पैराफिन वैक्स की कोटिंग करी, हमने दोबारा इसका मास निकाल लिया, मास आ गया m2. अब जरा टेस्ट का नाम पढ़ो, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. अब क्या करते हैं इस टेस्ट के अंदर हम आगे? इस टेस्ट के अंदर तीसरी स्टेज में हम कंटेनर लेते हैं,
जिसके अंदर हमने एक और कंटेनर को रखा। तो एक एम्प्टी कंटेनर लिया, ये जो एम्प्टी कंटेनर होता है ये कैलिब्रेटेड होता है, दिस एम्प्टी कंटेनर इज कैलिब्रेटेड। हमने इसके अंदर एक और कंटेनर को रखा, हमने इसके अंदर एक और कंटेनर को रखा विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर, जो टॉप तक पानी के साथ फिल्ड है। तो हमने एक खाली कंटेनर लिया जो कैलिब्रेटेड है, इसके अंदर हमने एक और कंटेनर रखा जो पूरा फिल्ड है पानी से, जिस कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर। इस पूरे पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर हमने दूसरी स्टेज वाले सॉइल के सैंपल को इमर्स किया। अब दूसरी स्टेज में सॉइल का सैंपल कैसा था, सॉइल के सैंपल के ऊपर पैराफिन वैक्स की कोटिंग थी। तो सॉइल के सैंपल के ऊपर पैराफिन वैक्स की कोटिंग हो रखी थी, तो सॉइल के सैंपल के ऊपर पैराफिन वैक्स की कोटिंग हो रखी थी। तो कंटेनर टॉप तक पानी के साथ भरा हुआ है, इसमें आपने सॉइल के सैंपल को इमर्स किया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगी बीच में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बीच में आएगी, कहने का मतलब है ये जो सॉइल का सैंपल है पानी को डिस्प्लेस करेगा, ये जो सॉइल का सैंपल है पानी को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस पानी किसके अंदर आएगा, डिस्प्लेस पानी आएगा बाहर वाले कंटेनर के अंदर। तो अंदर वाले कंटेनर का पानी डिस्प्लेस हुआ और बाहर वाले कंटेनर के अंदर आ गया। अब सवाल ये है कि हमारी सॉइल कितने पानी को डिस्प्लेस करेगी। आवर सॉइल विल डिस्प्लेस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर, हमारी जो सॉइल है वो कितने पानी को डिस्प्लेस करेगी। तो जैसे ही मैंने सॉइल को पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर डाला, ये सॉइल जाके पानी को डिस्प्लेस करेगी, जिसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जिसका वॉल्यूम हमारे इस सॉइल के सैंपल के बराबर ही होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉइल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल ओनली एज पर अवर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसीलिए हमने इस टेस्ट का नाम क्या रखा हुआ है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड रखा हुआ है। तो इस टेस्ट के अंदर हम पानी की डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। वेट होगा, वेट नहीं बेटा, वॉल्यूम, नॉट वेट, वॉल्यूम। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ कोटेड सॉइल, बिल्कुल सही बात है, ये वॉल्यूम होगा कोटेड सॉइल का, वेट नहीं होगा। तो ये वॉल्यूम हमने नोट कर लिया। तो 3 रीडिंग आई हमारे पास, पहली रीडिंग M1, दूसरी रीडिंग M2, तीसरी रीडिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब इन तीनों रीडिंग के बिहाफ पे हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल लेते हैं। कैसे, चेक करो, बताओ। व्हाट द मास ऑफ पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स का मास कितना होगा, निकाल सकते हैं मास ऑफ पैराफिन वैक्स, इट विल बी इक्वल टू M2 माइनस M1। सो M2 माइनस M1 हमारे पैराफिन वैक्स की मास आ गई। फिर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं पैराफिन वैक्स का। सो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स will be equal to mass of paraffin wax divided by the density of paraffin wax। तो उसको डिवाइड कर दिया हमने पैराफिन वैक्स की डेंसिटी के साथ, तो पैराफिन वैक्स की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। पैराफिन वैक्स की डेंसिटी होती है 0.908 ग्राम पर ml, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो पैराफिन वैक्स की डेंसिटी है 0.908 ग्राम पर ml। तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया पैराफिन वैक्स का। फिर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ था ये किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वाज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन, वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन ऑफ सॉइल। इसका मतलब ये किसके बराबर था, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिस्प्लेस्ड कितनी हो गई, वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, और वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स आपने निकाल रखे ऊपर। तो हम निकाल सकते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल, वी कैन कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल विल बी इक्वल टू व्हाट, और यूनिट डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट डेंसिटी निकाल सकते हैं हम सॉइल की, कैसे निकाले। So we can say bulk density of the soil is equal to mass of soil, is equal to mass of soil. So mass of soil divide by volume of soil. Mass of soil कितना था हमारा, mass of soil था M1 और volume of soil हमने निकाल लिया। So it is equal to M1 divide by VW, VS. So M1 divide by VS, और VS की वैल्यू हमें पता है, VS is equal to VW minus volume of paraffin wax, और वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स हमने कैलकुलेट कर रखी है। वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। सो बाय परफॉर्मिंग दिस टेस्ट यू कैन कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल। आप ये टेस्ट को परफॉर्म करके सॉइल की बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये पहला तरीका है सॉइल की बल्क डेंसिटी या यूनिट वेट निकालने का। आप इस डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो G से, यूनिट वेट निकल के आ जाएगा, यू विल गेट द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो हमारा एम क्या था, यूनिट वेट निकालना, तो यूनिट वेट निकल के आ जाएगी सॉइल की। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना है इस पूरे टेस्ट में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर टेस्ट। पैराफिन वैक्स की जगह वैसलीन यूज कर सकते हैं।
पैराफिन वैक्स की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो जो पानी को सॉइल के अंदर जाने से रोके। तो पर्पस ऑफ पैराफिन वैक्स इज टू अवॉइड द एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल व्हेन इट इज इमर्स्ड इन द कंटेनर। तो कंटेनर में जब मैं सॉइल को डालता हूं जो पानी से भरा हुआ है, सॉइल के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, इसको पैराफिन वैक्स से कोट किया है। तो इसकी जगह आप कोई और मटेरियल भी ले सकते हो, यू कैन कंसिडर एनी मटेरियल। क्लियर? So practically we take paraffin wax. You can take any material which avoids the entry of the water into the soil during the test. Last slide. ये रही last slide. क्लियर है? रो पी ऊपर जाएगा, रो पी ऊपर जाएगा डिवाइडेड में m1 माइनस m2 डिवाइड बाय रो पी। सो वो डिवाइड कर रखा है। तो अगर ऊपर लेके जाओगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो डिवाइड किया हुआ था। सर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में तो वॉइड का वॉल्यूम इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्लूडेड है, तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? व्हाट द प्रॉब्लम इन दैट? तो आपको यूनिट वेट सॉइल की तो निकालनी है, सॉलिड की थोड़ी निकालनी है। एम भी क्या था हमारा? टू फाइंड द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, नॉट यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो सॉइल के अंदर तो सॉइल का वॉल्यूम निकालोगे ना पूरा, पानी भी है, एयर भी है और सॉलिड भी है, तीनों का वॉल्यूम है उसके अंदर। इट कंसिस्ट वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री। अगर इसी टेस्ट में मैं सैंपल को कोट नहीं करता और डायरेक्टली पानी में इमर्स कर देता, अगर इसी टेस्ट में मैं सैंपल को कोट नहीं करता पैराफिन वैक्स से और डायरेक्टली पानी में इमर्स कर देता, तो पानी जाता सॉइल के अंदर। अगर सॉइल के अंदर पानी चला जाता, इससे क्या फर्क पड़ता हमारे टेस्ट के ऊपर? In this test, if paraffin wax is not used for the coating of the soil and the soil is directly immersed in the container filled with the water, water will enter into the soil. What change it will induce in our calculation? हमारी कैलकुलेशन में क्या चेंज आता? अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आता, ये किसके बराबर होता? This volume of water displaced would have been equal to what? Would have been equal to volume of solid. Would have been equal to volume of solid plus volume of water in the soil plus volume of air left। कहने का मतलब है आपको पूरी वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं मिलती, आपको पूरी वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं मिलती बेटा। रीडिंग ज्यादा नहीं आती, रीडिंग छोटी आती। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड पूरी सॉइल का वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि कुछ पानी एयर को रिप्लेस करके सॉइल के अंदर चला जाएगा। तो आपको ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलता है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल से कम मिलता। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड हैव बीन लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, नॉट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिस्प्लेस्ड। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है पूरी कहानी अब? तो इसलिए पैराफिन वैक्स लगानी पड़ गई हमें। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर भी आती कुछ, सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वुड हैव बीन कम। चलिए हो गया, बहुत जानकारी दे दी इस टेस्ट के बारे में। इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू रिगार्डिंग दिस टेस्ट। अब दूसरा टेस्ट उठाते हैं। दूसरा टेस्ट है हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड। सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है इट इज सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। It is suitable for cohesive soil, and first two steps are same as above, are same as of previous method। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा सबमर्ज यूनिट वेट मेथड। पिछला था वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, इस बार है सबमर्ज यूनिट वेट मेथड। ये भी सूटेबल है कोहेसिव सॉइल के लिए जो स्टिकी होती है, ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए सूट नहीं करता।
अगला पॉइंट बोल रहा है पहले दो स्टेप तो सेम है, पहले दो स्टेप सेम है मतलब हम सॉइल को ट्रिम करेंगे मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप में, उसका मास नोट कर लेंगे M1। फिर इसके ऊपर हम पैराफिन वैक्स की कोटिंग लगाएंगे, पैराफिन वैक्स की कोटिंग लगाएंगे और इसका मास नोट कर लेंगे M2। तो ये कहानी तो सेम चली, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। अप टिल हियर द एंटायर स्टोरी इज सेम। फर्क आता है तीसरे स्टेप के अंदर। अब तीसरे स्टेप में क्या फर्क आता है? इन थर्ड स्टेप व्हाट वी डू, पिछले केस में हमने पानी को डिस्प्लेस कराया था, इसलिए टेस्ट का नाम क्या रखा था? पिछले केस में हमने पानी को डिस्प्लेस कराया था, इसलिए टेस्ट का नाम रखा था वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस केस में हम सबमर्ज यूनिट वेट निकाल लेते हैं सॉइल का, इसलिए टेस्ट का नाम क्या रखा हुआ है? सबमर्ज यूनिट वेट मेथड। So in this method we find the submerged unit weight of the soil. How? By measuring the submerged weight of the soil. अब submerged weight कैसे मेजर करते हैं, इसको चेक करता है। कैसे चेक करें? हमने एक कंटेनर लिया which is filled with the water। तो कंटेनर लिया which is filled with the water, इसमें हमने सॉइल के सैंपल को डाल दिया, which is coated with the paraffin wax, और हमने इसके ऊपर वेइंग स्केल लगाई, और इसका वेट नोट कर लिया M3। जरा मुझे कोई बताएगा ये M3 इसका कौन सा वेट है? तो तीसरे स्टेप में हमने सबमर्ज्ड वेट नोट कर लिया सॉइल का, तो M3 कौन सा वेट है इसका? M3 है सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल। सो M3 विल बी टर्म्ड एज सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल, क्योंकि हमने सॉइल के सैंपल को पानी में सबमर्ज्ड किया हुआ है, इसीलिए टेस्ट का नाम भी क्या है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड। तो इसका मतलब पहले दो ऑपरेशन तो सेम है हमारे, पहली दो रीडिंग भी सेम है हमारी। किसमें चेंज आया? M3 के अंदर चेंज आया। तो M3 किसके बराबर होगा हमारा? M3 विल बी इक्वल टू M2 माइनस बॉयंसी फोर्स। तो हमारे सैंपल के ऊपर क्या क्या लग रहा है? एक तो इसका सेल्फ वेट लग रहा है M2, और क्या लगा इसके ऊपर? और इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लगी, तो इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू बॉयंसी फोर्स। तो अब हम बोल सकते हैं M3 जो रीडिंग निकल के आई इट इज इक्वल टू M2 माइनस बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होता है? बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये पानी का वेट है विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो डिस्प्लेस किया हमारे ऑब्जेक्ट ने। पानी का वेट कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो हम यहां से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिस्प्लेस। वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू M2 minus M3. So volume of soil displaced will be equal to M2 minus M3. So M2 minus M3 divided by density of water. और ये जो volume of water displaced है, किसके बराबर है? Volume of soil plus volume of paraffin wax. तो volume of soil will be equal to what? Volume of water माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू व्हाट? तो निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर है M2 माइनस M3, सो दिस इज इक्वल टू M2 माइनस M3 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। तो आगे निकल गई डेंसिटी ऑफ सॉइल। डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो मास ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये सॉइल लिखा हुआ है नीचे, तो मास ऑफ सॉइल कितना था? M1, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमने ऊपर से निकाल लिया है, सो इट इज इक्वल टू M2 माइनस M3 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस M2 माइनस M1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। दिस विल गिव यू द डेंसिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि आपने यहाँ पे सॉइल का सबमर्ज्ड वेट मेजर किया, टेस्ट का नाम रखा हुआ हमने सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड। अभिषेक इन टर्म्स ऑफ मास सर इज टेकिंग, सो वी शुड नॉट मल्टीप्लाई विद जी। हाँ, मैं मास के टर्म में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने डेंसिटी बोली हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। तो अगर आपको यूनिट वेट लेना है, इफ यू हैव टू फाइंड यूनिट वेट, आप इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन मल्टीप्लाई विद जी, तो वो आपको यूनिट वेट निकाल के दे देगा। अभी क्योंकि मैं डेंसिटी के टर्म में बात कर रहा हूं, तो मैं मास लिख रहा हूं। आप इसको जी से मल्टीप्लाई करके यूनिट वेट निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द यूनिट वेट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद जी। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से?
Any point to be referred from this for anyone? सबमर्ज वेट को कैसे नापते हैं सर? गेज लगी होती है, ये गेज लगी हुई देखो ऊपर, तो वेइंग मशीन है हमारे पास मेजर करने के लिए, तो गेज के ऊपर डायरेक्टली रीडिंग निकल के आई सबमर्ज वेट की। सो वी हैव द अपैरेटस अवेलेबल, हमारे पास अपैरेटस है सबमर्ज वेट को निकालने का। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए बाकी कल करते हैं, फिर कल भी 1.5 घंटे की क्लास ले लूंगा। सो टुमारो आल्सो आई टेक 1.5 आवर क्लास। तो कल आपकी 3 क्लासें हैं। मॉर्निंग में आपकी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की क्लास है 11 बजे, इवनिंग में 7 से 8 आपकी बीएमसी की क्लास है, और 8:30 से लेकर 10 बजे तक आपके सॉइल मैकेनिक्स की क्लास है। और कल आपका इक्विपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। टुमारो आई विल कंप्लीट द इक्विपमेंट। तो कल आपकी 3 क्लासें हैं। मॉर्निंग में इक्विपमेंट की क्लास है 11 बजे से, शाम को 7 से 8 आपकी जो होती है बीएमसी की क्लास, और 8:30 से लेकर 10 बजे मैं आपकी सॉइल ले लूंगा। क्लियर है? सो रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो, बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।